वेलकम एवरीवन इन लर्न टू एस। और जैसा कि मैंने आपसे पहली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि एक अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं अपना पेपर डालूंगा ईपीएफओ का, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे रियल टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। और उसी का मैंने स्निपेट्स यहाँ पे डाले हैं आपके रेफरेंसेस के लिए। और आज हम पार्ट 1 में करने जा रहे हैं क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, अकाउंट, ऑडिटिंग से रिलेटेड। और जल्दी जल्दी मैं करने की कोशिश करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि मैंने वहां पे क्या सोच रहा था और क्या सोच के मैंने क्वेश्चन लगाया, और इसमें आपको पता चलेगा कि यार एक एस्पिरेंट वहां पे सोचता कैसे है। कुछ सिली मिस्टेक भी आपको दिखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कन्वर्ट हुए आपको दिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा। इसमें जो बात हो रही है वो इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और इसमें बोला गया है कि ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉ। मैंने जैसे ही ये इतना पढ़ा ना, मुझे समझ में आया कि यार ये जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है। एंड आप देखोगे ना, सारे ही क्वेश्चन जो आए हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। और ये वेरी बेसिक चीज है जो हमें पढ़नी है, बिकॉज 2023 में भी आप देखोगे, यदि आपने पीवाई को सोल्व किया तो आपको आइडिया लगेगा कि वहां पे भी एपीएफसी में एक या दो सवाल क्वेश्चन शायद प्रिंसिपल से पूछे गए थे। तो ये जो करके गया हो तैयारी उसके लिए बहुत ईजी है, एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। इसका तो डायरेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ हमें पता है क्या होता है। सब्रोगेशन हमें पता है कि लाइक अगर कोई थर्ड पार्टी के द्वारा डैमेज होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उससे अल्टीमेटली कॉम्पनसेशन वसूलेगी। पहले वो जो भी पर्सन जिसको डैमेज हुआ उसको दे देगी, लेकिन जो अल्टीमेटली जिसने किया है उसको देगी। दैट इज व्हाट सब्रोगेशन इज। गुड फेथ हमें पता है कि यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दी जो भी आपको बीमारी है या फिर जो भी आपको इश्यूज हैं। तो जब भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो आपको गुड फेथ में सारी चीज़ें उनको रिवील करनी होती हैं। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। कोऑपरेशन ऐसा ऐसा कुछ तो मैंने नहीं पढ़ा है। मिटिगेशन ही इसका आंसर है। अगले में हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नाउ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, अब यहाँ पे दो ही चीज होती। ये है लाइफ इंश्योरेंस, ये है मरीन इंश्योरेंस, ये है फायर इंश्योरेंस, ये है मरीन इंश्योरेंस, और ये है मोटर इंश्योरेंस। अब ये क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्ट पता था कि यार जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, इंडेमनिटी इज समथिंग जिसका हमें पता है कि यार लॉस क्या हो सकता है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस इज समथिंग हमें इसका नहीं पता है, फिक्स नहीं है। तो इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं चलती है, जनरल इंश्योरेंसेस के लिए इंडेमनिटी चलती है। तो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया तो आप सीधे इसको लाइफ इंश्योरेंस लगा सकते हो। अगर आप देखोगे ऑड वन आउट भी करते हैं ना आप, ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ऑड वन आउट, तो भी आप समझ जाओगे। ये जनरल इंश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस, भाई बचा एक ही, यही आंसर होगा। लगाओ इसको, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, ये ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट करेक्ट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा है, तो जो ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है उससे रिलेटेड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स ऑडिट प्रोग्राम, इतना डिटेल में तो पता नहीं, देखते हैं। ऑडिट फाइल एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आर सेम, भाई सेम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दो अलग वो शब्द हैं भाई, दो अलग शब्द हैं तो दो अलग शब्दों का अलग मतलब ही होगा, सेम तो नहीं होगा। हो सकता है माइन्यूट डिफरेंस हो, तो ये तो गलत ही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड समरी ऑफ सिंग, ये तो सही है। और डॉक्यूमेंटेशन मे बी बोला है, मे बी। तो जब ये मे बी होता है ना, ये लूज वर्ड्स आते हैं, लूज वर्ड्स, है ना। ये पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं कि देर इज सम पॉसिबिलिटी। एंड जब पॉसिबिलिटी की बात होती है तो इसको नेगेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हमें सही मानना पड़ेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम, हो सकता है, पॉसिबल है। देखो मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ। तो हाँ, इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसने नॉट ही पूछा है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि भाई उसने नॉट पूछा है, तो मैं तो यहाँ पे लगाऊंगा और सीधे आगे बढ़ जाऊंगा, और ये सही भी है। मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि एस्पिरेंट कैसे सोचता है। एक टीचर को तो चलो उसको सब पता है, वो वहां पे बैठ के सब बता सकते हैं, इट इज गुड, नॉलेज होना चाहिए, बट वहां पे ना दिमाग इतना काम नहीं करता है। तो जो है हमारे पास नॉलेज उससे में काम चलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
In the context of auditing, the primary objective of vouching, now vouching is very basic thing. जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो हम जर्नल तैयार करते हैं, और जर्नल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें हमें वाउचर्स का यूज करना पड़ता है। और वाउचर्स क्या होते हैं, एक प्रकार से ये एविडेंस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, है ना। तो कुछ नहीं है। टू डिटेक्ट एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं इसके लिए तो नहीं होता। टू एवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल, नहीं, ये ऑडिटिंग का काम होता है, इंटरनल कंट्रोल वो बाद में आता है। टू वेरीफाई दी ऑथेंटिसिटी, यस, ऑथेंटिसिटी। टू एसेट मैनेजमेंट पर्पज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बात है, वेरीफाई करने के लिए कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो दिखाओ हमें कहाँ हुआ है, तो आगे चल के ऑडिटिंग में काम आता है। तो इसलिए मैंने वो लगाया। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन ध्यान से देखो आप, इसने पूछा है नॉट द ऑब्जेक्टिव। नॉट द ऑब्जेक्टिव है ना, ऑफ वेरिफिकेशन ऑडिटिंग। चेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ओके, ये तो होता है। वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ असेट, ओके, ठीक है। वेरिफिकेशन, हाँ। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये मैं पेपर में करके आया हूँ। ये मैंने वहां पे मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, तो मैं सीधे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ के जो भी चीज मेरे दिमाग में आती है उसको साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग घूम जाता है। क्योंकि ऑप्शन कभी कभी यूपीएससी बहुत क्लोज बनाता है। जो भी चीज पढ़ के मेरे दिमाग में आती है मैं उसको तुरंत यहाँ लिखता हूँ। तो वेरिफिकेशन वर्ड पढ़ते ही जो मैं अपने नोट्स में पढ़ के गया था, ये वेरिफिकेशन मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन एंड नॉन फिजिकल वेरिफिकेशन, बोथ विल बी हियर, है ना। तो मैंने वही यहाँ पे किया था, ये लिख लिया। अब मैंने देखा कि हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, बिल्कुल ये तो चेक करती है। एग्जिस्टेंट ऑफ असेट, ये फिजिकल हमारा जो भी ये रहते हैं, और वेरिफिकेशन हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ असेट, वैल्यूएशन ऑफ असेट देखते हैं। वेरिफिके, हाँ ये भी होगा। वैल्यू जो हो गई वो नॉन फिजिकल कंपोनेंट हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट, तो हाँ ये भी फिजिकल है। वो जाके देखेंगे कि भाई आपके पास जो असेट है वो हमें दिखाओ कहाँ। चेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, नाउ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी चेक करना ये मेन काम नहीं है वेरिफिकेशन का, अगर आप देखोगे तो सारा असेट, उसकी वैल्यू, उसकी अथॉरिटी, तो ये काम होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्क्रीन टू, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको जूम करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंटली एग्जिस्टिंग स्कीम अंडर ईपीएफ। अच्छा, तो ईपीएफ एक्ट के अंदर कौन सा करंटली एग्जिस्टिंग स्कीम नहीं है, इसने ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो यार हमें पता है कि ईपीएफ एक्ट जो है 1952, उसमें तीन ही स्कीम है। एक तो अपनी ईपीएफ हो गई, ईपीएस हो गई, और ईडीएलआई हो गई, है ना। 76 का हो गया, 95 का हो गया, 52 का हो गया। ये तीन होती हैं इसमें। तो ये है, ये एम्प्लॉय ये नहीं होता है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो हमें ऐसे ही इसको ध्यान रखना है और ऐसे ही करते जाना है, बस वहां पे जल्दी जल्दी चीजें। अगला क्वेश्चन है, ईपीएफ एक्ट डज नॉट,
डज नॉट अप्लाई टू विच वन द फॉलोइंग इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैं अपने नोट्स में इसको पढ़ के गया था, बट मेरे साथ दिक्कत क्या हुई ना, मैंने अपने नोट्स में ही गलत लिख रहा था। मैंने अपने नोट्स में लिखा था लेस देन 50 विद एड ऑफ पावर एंड नॉट एप्लीकेबल, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आप देखोगे ना, मैंने ये लिखा हुआ था साइड में पढ़ने के बाद तुरंत, आप अगर देखोगे ध्यान से, बट ना मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि इसमें लिखा था इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग फ्यूअर देन 50% एंड ऑपरेटिंग विदाउट एड ऑफ पावर। तो मैं यहाँ पे घूम गया, मुझे ये पढ़ते ही लगाना चाहिए था। 70 ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते, 50 ऐसा कुछ नहीं पढ़ते, तो मैं 20 वाला लगा के आया कि शायद विदाउट एड ऑफ पावर शायद होता हो, बट आंसर ए है इसका। मैंने अपने नोट्स में विद एड ऑफ पावर लिख दिया जबकि ये विदाउट होता है। अब मैं गलत पढ़ के गया हूँ तो मार्क भी गलत ही करूंगा, वही होगा मेरे साथ। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना इस चीज में। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला है। तो मिस्टर एक्स अर्न्स वेज ऑफ 20,000 पर मंथ और ईएसआई स्कीम से पूछा है 1940 है। तो हमें पता है कि जो ईएसआई स्कीम होती है उसमें 21,000 की लिमिट होती है, एंड तो 20,000 है तो ठीक है। और क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन पूछा है। अच्छा, तो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि टोटल 4% होता है, जिसमें से कि 3.25% एंड 0.75% ये होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, ये होता है एम्प्लॉय की तरफ से। तो क्वेश्चन में अगर हम 20,000 का अगर अपन कैलकुलेट करते कितना 4%, तो वो आंसर निकल के आते हैं 800। मैंने देखा कि यार ये तो 800 नहीं हो रहा है, ये भी 800 नहीं हो रहा है, सॉरी ये हो रहा है, ये 800 नहीं हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। ऑफकोर्स एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो कम है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। Which one of the following is not a benefit and provided to employee in the ESI scheme? तो ये ESI स्कीम में बेनिफिट्स ही हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ट्रिक बना के गया था कि MSM डेड करके, और फिर ये हो गया अपना मेडिकल बेनिफिट्स, ये हो गए अपने सिकनेस बेनिफिट, ये हो गया अपना मैटरनिटी बेनिफिट, ये हो जाएगा अपना डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये हो जाएगा अपना डेथ बेनिफिट, और ये जो है ए, ये होता है एडिशनल बेनिफिट। और इसी एडिशनल बेनिफिट के अंदर फिर अपने अदर बेनिफिट्स आते हैं, FCVPO। ये भी मैं याद करके गया था कि ये भी आता तो क्या, एफ मतलब फ्यूनरल, 15,000 चार्जेस मिलते हैं इसमें। सी हो गया हमारा कन्फाइनमेंट, भी अपना वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मिलता है, ये अपना फिजिकल रिहैबिलिटेशन के लिए मिलता है, और ये ओल्ड एज के लिए मिलता है। तो ऐसे ना आपको याद करके जाना। पर आई होप पेपर, देखो मैं यहाँ पे ये सॉल्व करने आऊँ कि यार एक एस्पिरेंट उस समय पे कैसे सॉल्व करता है, कैसे सोचता है, और आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। ये इस तरीके की यही आपको याद रहेगा, वहां पे आप ऐसे याद करने जाओगे तो आपको याद नहीं होगा। तो बड़ी बात है, देखो मैंने इसलिए देखो पेपर में, ये पेपर में लिखा है मैंने, एक्चुअली में एग्जाम में MSM, मैंने देखा भाई अच्छा एम है, एस है, और मेरी ट्रिक थी MSM डेड, डी है, डी है, यहाँ पे एच जैसा कुछ भी नहीं होता है, एक भी जगह एच नहीं है, आपने देखा हो। लगाओ इसको, आगे बढ़ो, टाइम बचाओ अपना, आगे बढ़ो, ऐसे ही मैंने टाइम बचाया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1930 से वाला पूछा है, ठीक है। तो पहला है वेजेस मे बी प्रोवाइडेड, मे बी प्रोवाइडेड करंट कॉइन्स, बिल्कुल कॉइन में दे सकते हैं। वेज पीरियड कैन बी फिक्स्ड फॉर वीकली पेमेंट, बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, अनटिल अनलेस वो 1 मंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। वेजेस आर टू बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, हाँ हम पढ़ते हैं, दो चीज पढ़ते हैं, 7th डे और 10th डे वाली चीज पढ़ते हैं, है ना। हाँ, ठीक है। और ये होता है जहाँ पे 1,000 से कम एम्प्लॉई हो, और ये होता है जहाँ 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉई हो। आफ्टर द लास्ट डे ऑफ which been established by more than 1,000 पीरियड, नाउ दिस इज रॉन्ग, मोर देन 1,000 नहीं होता है, लेस देन 1,000 होता है। ये देखो यहाँ पे खेल गया कि ऐसे ही करता है यूपीएससी, आपको यही समझना है, ठीक है।
और मैंने फिर लगा दिया ये है आंसर, तो करेक्ट पूछा है। दो स्टेज पे, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ चीजें जल्दी से रिकॉल कर लो 2-3 सेकेंड में, कि भाई इससे रिलेटेड मैंने क्या इंपॉर्टेंस पढ़ी। फिर ऑप्शंस पढ़ो, जो सही है गलत वो मार्क करो। फिर ये पढ़ो कि यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट क्या कुछ, और फिर आंसर लो। आप देख रहे हो ये सब मैं एग्जाम पे ही करके आया हूँ, ऐसे ही करना होता है, तभी आप कंफ्यूजन से बचोगे, नहीं तो यूपीएससी घुमा देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस, जैसे ही मैंने डिडक्शन पढ़ा मैं समझ गया कि ये अपना पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अलग अलग टाइप के डिडक्शंस इसमें होते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ओके गुड, अच्छा इजी क्वेश्चन है। डिडक्शंस फॉर एमिनिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, बिल्कुल होता है, बहुत सारे टाइप के डिडक्शंस होते हैं इसमें। रिकवरी ऑफ एडवांसेस, बिल्कुल होता है। डिडक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, बिल्कुल होता है। इनफैक्ट इस एक्ट में आप डिडक्शंस पढ़ोगे, पढ़ने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये कोऑपरेटिव वाले डिडक्शंस को हम इंक्लूड कर दें तो 75% तक के डिडक्शंस दिए जा सकते हैं सैलरी के, और अगर इसे एक्सक्लूड करें तो 50% तक डिडक्शन दिए जा सकते हैं। ये आप एक्ट खोलोगे तो आपको एक्ट में दिखेगा। तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है अच्छा अगला क्वेश्चन एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट से पूछा है कि लॉस ऑफ वन आई, ओके, विदाउट कॉम्प्लिकेशन अदर बीइंग नॉर्मल इज कंसिडर्ड व्हाट काइंड ऑफ इंजरी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट हुई है। ये किसी को परमानेंट टोटल भी लग सकता है, और ये किसी को परमानेंट पार्शियल भी लग सकता है। थिंक इज दैट, अच्छा ये तो नहीं लगना चाहिए ना, विल बी डिसाइडेड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेम्परेरी तो बिल्कुल नहीं है। अब इसमें समझा दूं कि यार परमानेंट और टेम्परेरी में क्या फर्क है। आपको पता ही है परमानेंट क्या है, जो हमेशा के लिए लॉस हो जाए, है ना। और टेम्परेरी जो खुद थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाए, जैसे कुछ माइनर बर्न हो गए स्किन में तो वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। फिर दो टाइप के क्लासिफिकेशन आते हैं, एक होता है टोटल और एक होता है पार्शियल। इसमें भी सेम होगा, टोटल और पार्शियल। और टोटल कहीं पे भी हो, टोटल मतलब कि वो जो भी इंजरी हुई है वो चीज अब वापस से जो पहले हम काम कर पाते थे, अब वो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। लेटर से आप फैक्ट्री में एक वर्कर थे और आपका काम था मशीन को ऑपरेट करना, तो और आपका आपकी एक हाथ चला गया, तो अब आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। बट पार्शियल में आप वो काम कर पाओगे, बट विद लेस इफिशियंसी, राइट। तो ये फर्क होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे वन आई चली गई है, यानी परमानेंट है। इतना तो पता चलेगा कि एक आंख चली गई वो वापस कभी नहीं आने वाली, ये परमानेंट है। विदाउट कॉम्प्लिकेशन, अगर ये विदाउट कॉम्प्लिकेशन, तो इससे क्या हुआ कि उसकी जो इफिशियंसी है ना वो कम हो जाएगी, है ना, तो पार्शियल हो गए। तो हमको ऐसे इसको सॉल्व करना था। फिर अगला क्वेश्चन है अच्छा कैलकुलेशन वाला। पर्सन एक्स एज्ड 48 was working in a mine where he met a fatal accident, okay, fatal accident, okay, while working underground he was receiving wage of 12,000 when his unfortunate incident occurred. What is the amount of compensation payable to him under the employee compensation act, okay। सो मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा ना तो मुझे क्लियर नहीं था कि फेटल, फेटल इज लाइक कि जानलेवा, बट जान गई है नहीं, ये क्लियर नहीं है ना। तो दो केस बन सकते हैं। तो अगर ये डेथ हुई है तो इसमें जो भी 50% ऑफ वेज था उसका इंटू रेलिवेंट फैक्टर हो जाएगा, या फिर 1,20,000 जो भी मिनी जो भी उसका मैक्सिमम आएगा वो लिया जाएगा। और अगर यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती तो यहाँ पे 60% रहता, बाकी सब कुछ सेम रहता। सॉरी, यहाँ पे 1,40,000 हो जाता फिर। तो यहाँ पे फिर मैक्स ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना कैलकुलेशन चालू कर दी डेथ के हिसाब से। मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है फिर शायद ही होगा, और कैलकुलेशन की तो आप ये देख सकते हो मैंने कैलकुलेशन कैसे की। 50% यानी कि 6,000 हो गया, और रेलिवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मेरा ये निकल के आया। मैंने यही लगा दिया। बिल्कुल, अब यहाँ पे ये रिस्क था कि हो सकता है 60%, बट ये मुझे पता है कि यार 50% में जब 9 लाख आ रहा है तो 60% में इतना ज़्यादा तो नहीं एकदम से आ पाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो फिर मुझे रिस्क लेना पड़ा और ये लगाया। तो यही आंसर है, 60% वाला ऑप्शन है ही नहीं इसमें कहीं पे। क्वेश्चन थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई वाज सो मच हैप्पी ये क्वेश्चन देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। बिकॉज लॉस जनरली लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये लॉ तो कैसा है, बहुत रैंडम। रैंडम नहीं है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको क्यों।
क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम से हफ्ते भर पहले ही शायद हमारे जो 4 लेबर कोड्स हैं वो दोज केम इन टू एन एक्शन। एंड उसमें आप देखोगे जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें इस केस के बारे में मेंशन किया गया है। एंड क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारा जो एक्ट था 47 का, उसमें ही आप देखोगे ना जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो इसी से वाइडन हुई थी, बेंगलोर वाटर वर्क केस से, है ना। और इसी से निकल के आया था अपना ट्रिपल टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही ज्यादा फाउंडेशनल केस था, इसलिए था। और ये आया तो मैं बहुत खुश हो गया, क्या मुझे पता है कि बाकी बच्चों को शायद ये नहीं इतना पता होगा। आई वॉज सो वेरी मच हैप्पी। Which of the following industries is not a public utility? Okay, under the first schedule of। अभी यार देखो, ये पता होता है कि फर्स्ट शेड्यूल में ना 5 शेड्यूल होते हैं इस एक्ट में। फर्स्ट शेड्यूल में पब्लिक यूटिलिटी सर्विस आती है, ये ठीक है। बट कौन कौन सी है अभी कैसे याद होगा? तो मैंने ना इसमें क्या किया, ऑड वन आउट किया कि ये भी आप देखोगे माइनिंग है, ठीक है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी केमिकल फर्टिलाइजर, तीनों में कुछ ना कुछ बन रहा था। बट इकलौता यही था जो प्लांटेशन में आएगा। इनफैक्ट आप देखोगे ना तो जो प्लांटेशन एक्ट है वो हमेशा बाकी एक्ट के परव्यू से अलग रखे गए थे, इसलिए आप देखोगे प्लांटेशन के अलग से एक्ट बना हुआ था। तो मैंने फिर ये लॉजिक लगाया और ये ऑप्शन कर मार दिया। एंड इसके यही लॉजिक था, मुझे याद नहीं था, तो मैंने यही एडुकेटेड गैस मारा है और मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे हुआ। इनफैक्ट आप देखोगे जब फैक्ट्री एक्ट 1881 भी था और 1891 भी था, तब भी प्लांटेशन को इस एक्ट के परव्यू से बाहर रखा गया था, बिकॉज यही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ब्रिटिशर्स था। तो जो भी कैपिटलिस्ट होते हैं वो इसको नहीं आने देना चाहते हैं, ये जो हमारे जनरल इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर है। तो मैंने फिर वो सोच के इसको लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, मैंडेट ऑफ गिविंग अ नोटिस ऑफ 6 वीक प्रोवाइडेड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज applicable to which of the following categories of people? वर्कमैन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, बिल्कुल सही बात है, इन्हीं के लिए अप्लाई होता है। एम्प्लॉयर्स कैरिंग आउट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बिफोर, बिल्कुल एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, इसको लॉकआउट बोलते हैं, ये दिया भी हुआ। वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एनी सर्विस, नॉट इन एनी सर्विस, ये अभी हो गया है। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आया है उसमें ये एनी कर दिया गया है, बट पहले नहीं था। और एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्ट के बारे में पूछा है। इजी क्वेश्चन अगेन, मैंने भी वही किया था। तीसरा काट दो, आंसर आ जाएगा इसमें, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल ग्रेच्युटी, ओके, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्साइटेड क्वेश्चन आ गया है। अंडर द पेमेंट ऑफ, ओके, मिस्टर एक्स को मिलेगी। मिस्टर एक्स रिजाइन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री आफ्टर रेंडरिंग कॉन्टिन्यूस, ओके, सर्विस 6, बिल्कुल सही बात है, 5 साल मिनिमम होता है, मिलेगी। मिस्टर एक्स डाइज ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ओके, एक्सीडेंट, डाइस बोला है, आफ्टर रेंडरिंग कॉन्टिन्यूस सर्विस 2 ईयर, बिल्कुल मिलेगा। डाई के केस में अलग होता है, 1 से लेके जो 1 से लेके 5 साल अगर वो सर्व करते हैं तो 6 टाइम वो बेसिक वेज मिलता है उनको। मिस्टर एक्स रिटायर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री आफ्टर रनिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ऑफ 5 इयर्स, बिल्कुल सही बात है, रिटायरमेंट में ऑल थी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट प्रोवाइडेड टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ राइट, ओके, अंडर द चैप्टर थी, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल उनको बनाना पड़ता है एक अलग से फंड, सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, ये लिखा हुआ है अलग से। गिविंग मेंबरशिप टू अ पर्सन एज्ड 17, एज 17 दे सकते हैं, 15 मिनिमम होता है, और ऑफिस बेयरर्स के लिए 18 होता है। कमिटिंग अ टॉर्टियस एक्ट, ओके, टॉर्टियस समथिंग रिलेटेड टू लॉस, समथिंग रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, in contemplation of trade dispute by agent of trade union, okay, without the knowledge of the executive, now this is doubtful, let me check। मुझे इतना सही बताओ तो, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी ढंग से, फिर मैंने अगला देखा। ऐसे ही करता हूँ कि भाई नहीं समझ में आया, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। मेकिंग चेंजेस इन दी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, चेंजेस इन दी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एक्ट डन इन दी कॉन्टेम्पलेशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट,
नो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कैसे कर सकते हो यार? ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। दिस इज नॉट योर राइट। दिस इज नॉट योर राइट। आप खुद सोचो, ये राइट हो ही नहीं सकता है। मतलब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, अभी जो कोचिंग से मिल रहा है आंसर उसके हिसाब से ठीक लग रहा है, बट सम आर आल्सो सेइंग दिस वन एंड इट कैन बी। बट ज्यादातर जो मैंने गूगल भी किया उससे आंसर यही आ रहा है कि इट इज नॉट अ राइट। इट इज नॉट अ राइट। तो जो मुझे मोस्ट ऑब्वियस लगा, जो मोस्ट लॉजिकल लगा, वो मैंने लगाया। और ऐसे ही करना होता है, हो सकता है ये गलत हो, बट ये एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेरे बाकी इसी प्रकार के लॉजिक से सही गए हैं। तो आपको ऐसे ही सोचना होता है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोलूं यार, क्या गलती की हूँ? In which of the following circumstances Miss X, who is a government servant, not claim maternity benefit for 26? ये क्वेश्चन ना बहुत डाउटफुल है, बिकॉज 26 वीक की मैटरनिटी ना मिले तो ये बहुत सारे केस में मिलती है ना। एक 6 वीक का केस होता है, एक 12 वीक का केस होता है, इसमें 1 मंथ वाला केस होता है, इसमें 2 वीक वाले केस होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं। शी हैज वन सर्वाइविंग चाइल्ड एंड इज अ कमिश्निंग मदर। तो इसमें तो मिल सकता है, पॉसिबल है ये। शी हैज वन सर्वाइविंग चाइल्ड एंड एक्ट्स एज अ सरोगेट। अब ये एक्ट्स एज अ सरोगेट, ये इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बस ये बोला है कि अगर कोई सरोगेसी के थ्रू बच्चा होता है किसी को, तो हैंडओवर से 12 वीक तक की मैटरनिटी बेनिफिट उनको मिलता है। बट वो सरोगेट करती है इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैंने वहां पे इतना सोच ही पाया, मेरे को लगा वही 12 वीक वाली बात हो रही है, 26 तो नहीं मिलता है, तो मैंने इसको काट दिया। मेरा पता नहीं यार, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। शी हैज नो सर्वाइविंग चाइल्ड इज अ कमिश्निंग मदर। अब इसमें जानकारी नहीं है कि आई कितने उनके बच्चे हैं, क्या सीन है। शी हैज नो सर्वाइविंग चाइल्ड एंड फेसेस द मिसकैरेज। अब मैंने ना मिसकैरेज के बारे पढ़ के था कि जब भी मिसकैरेज होता है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो या मिसकैरेज हो, इसके केस में 6 वीक होता है। मैंने इसलिए लगा दिया, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ये होगा कि सरोगेट क्या होता है उसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। बट ये क्वेश्चन ना बहुत डाउटफुल है, इतना नहीं है। ये शायद मुझे लग रहा है कि डिलीट भी हो सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। फंस गया मैं भी इसमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। हाउ मेनी नर्सिंग ब्रेक, मैटरनिटी बेनिफिट से आपने देखा कि अ, दो हमें क्वेश्चंस दिख गए। नर्सिंग ब्रेक्स मैटरनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन हु, तो ये तो मैं देखो, आपने देखा होगा ये एरो बना है ना, ये एरो बना के मैंने वहां पे 2 लिखा था, क्योंकि मैं इतने अच्छे से पढ़ के आया था इसको कि नर्सिंग ब्रेक 2 होते हैं। तो पूरा था कि भाई 4 क्रैच विजिट होंगी, 2 नर्सिंग ब्रेक होंगे, और एडिशनली जो नॉर्मली ब्रेक मिलता है वो तो है ही, नॉर्मल वाले ब्रेक्स। तो ऑफ कोर्स मैंने 2 पढ़ा इन एडिशन टू इंटरवल लाओ, बिल्कुल सही बात है। 2 ब्रेक्स विद कुछ नहीं है, सीधे पढ़ा और आगे बढ़ो, टाइम बचाओ। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ, तो अकाउंट्स में आ चुके हैं अब हम वापस से, है ना। ये अकाउंट्स चालू हो चुका है। प्रिंसिपल से पूछा है ज्यादातर, देखो आप प्रिंसिपल की ही चीज पूछी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल विच एवर। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की लैंग्वेज लिखी हुई है सीधी सीधी। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ विच एवर इज लोअर, ठीक है, लोअर पूछा है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ कंजर्वेटिव में जो कंजर्वेटिविज्म हो जाएगा, इसको प्रूडेंस भी बोलते हैं। अगर ये बोलता है ना कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो ज्यादा होता, या फिर सिर्फ कॉस्ट बोल देता, तो ये ना प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट हो जाता। बट मिनिमम बोला है, मिनिमम तो कंजर्वेटिज्म होता है। इजी क्वेश्चन था ये, सही भी था मेरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंसेस फॉर अ सेकेंड हैंड मशीनरी। यार ये तो कैपेक्स है। रेवेन्यू पूछा है उसने। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिल्कुल, हमारे पास प्रॉपर्टी एक असेट की तरह होता है, और जो भी उसमें खर्चे होते हैं वो सब भी वही होंगे। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। अब इसका आंसर ना ये होगा, मैंने ये लगा के आया था। मैं रीजन बताता क्यों। क्योंकि मुझे लगा कि यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन के लिए जो भी मशीन से रिलेटेड होता है। उतना ज़्यादा मुझे कंसेप्ट क्लैरिटी थी नहीं। बट ये चीज़ ना जो मैं पढ़ के गया था, कि यार जो लाइसेंसिंग वगैरह होते हैं ये हमारे जो क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। आप देखोगे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ था प्री एक्सपेंसेस। तो ये एक प्रकार के डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और
ये भी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, तो मैंने फिर ये लगा दिया, बट ये सही नहीं है, आंसर सी होगा इसका। ठीक है, मेरा गलत हुआ, बट आप देख सकते हो ना कि मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो जो भी मैं पढ़ के गया था, लिमिटेड जो भी रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से ही था, और वहां तक मैं पहुंच पाया, तो इट इज ठीक, गुड ही है, ठीक ही है। व्हेन परचेज ऑफ एन असेट इज ट्रीटेड, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, परचेज ऑफ एन असेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो असेट है ये रियल अकाउंट का पार्ट है, आपने उसको एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दिया, यानी आपने उसको नॉमिनल अकाउंट बना दिया। ये प्रिंसिपल की ईयर है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है तो बहुत, इसमें मुझे नहीं लगता है ज्यादा गलत क्या होगा किसी का। ये स्कीम से पूछ लिया ना, अरे यार ये बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था, है ना। आई विल से इट इज अ इजी क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है ये। तो ईएलआई स्कीम इज आउटले, हाँ सही है। अबाउट बोला था, ये रफली 99,000 करोड़ होता है, तो अबाउट बोला तो ये सही है। Establishment register भी EPFO required to hire at least two additional with fewer than 50 more than, हाँ ये सही है। अगर 50 से कम एम्प्लॉय होते हैं तो उनको एडिशनली 2 एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, और सॉरी 50 से ज़्यादा होते हैं तो उनको एडिशनली 5 हायर करने पड़ते हैं। तो ये है, हाँ सही बोला, घुमा तो नहीं है ना, एटलीस्ट 2, हाँ ये सही है। बट अब देख रहे हो, ये पता है अपन को, बट सोचना कैसे है कि वो क्या कर सकते हैं ना कि एटलीस्ट 2 में, तो जहाँ यहाँ पे वो शायद ना 5 कर देगी कैसी, और यहाँ पे 2 कर दे, तो आपको बस यही ध्यान देना, वो यही कर सकता है मैक्स टू मैक्स इस क्वेश्चन में। फिर चौथी फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, ये मैं बताऊंगा, मैंने ब्लाइंडर तुक्का लिया इसमें, है ना। रीसेंट स्टेप बाय ईपीएफओ, ठीक है। ईपीएफओ इज एनहांस्ड मेंबर सर्विसेज बाय इंक्रीजिंग ऑटो सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से 3 लाख। ईपीएफओ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। अब मुझे ये तो था कि यार हो सकता है ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, मुझे लगा कि यार ये फर्स्ट नहीं होगा शायद इसको। कोविड में मुझे था कि कोविड में किया होगा, है ना, आत्मनिर्भर भारत हम चला रहे थे उस समय पे, बट फर्स्ट टाइम क्यों होगा ये मैं डाउटफुल था। और मुझे लगा कि यार शायद 1 लाख से 3 लाख कर दिया हो, पहले मैंने काटा था कि नहीं 1 लाख से 3 लाख नहीं होगा, शायद और ज्यादा हो गया, कम हो कुछ हो, बट पता नहीं मैंने क्या सोचा, और फिर मैंने इसको लगा दिया कि यार, क्योंकि जनरली जो चलता है ट्रेंड कि यार नन ऑफ दी अब होने के चांसेस ना लो होते हैं, ये लो होते हैं। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और अगर मुझे ब्लाइंडर तुक्का लेना, क्योंकि अपने अटेम्प्ट भी बढ़ाने हैं, मुझे पता है कि अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यार नन तो नहीं लगा पाऊंगा, तो बेस्ट है मेरे लिए ये लगाना, इसलिए मैं लगाया। और गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसी चीज़ें सही भी होती हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपके अटेम्प्ट होने से रहे। इन अकाउंटिंग कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा, ठीक है। रिजर्व क्रिएटेड, इधर 4 जगह रिजर्व, 4 जगह नहीं होता है, ये तो गलत चीज बोल रहा है। कैपिटल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, नहीं नाम ही जनरल है, क्यों, गलत है। प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके, हाँ अगेंस्ट होता है, यानी कि प्रॉफिट के पहले, ये पहले कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है, ये तो सही है, करेक्ट ही पूछा ना, हाँ ये तो बढ़िया है, इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ, नहीं बिल्कुल नहीं। अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, हमें पता है, बहुत ही बेसिक चीजें सबसे पहले पढ़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट ओपन इन अ ट्रायल बैलेंस, नहीं। सस्पेंस अकाउंट एक सिर्फ टेम्परेरी अकाउंट है, दैट्स इट। At the end of the accounting year, all the nominal accounts of the ledger book are balanced. No, नॉमिनल अकाउंट्स नहीं बैलेंस होते हैं, ये बैलेंस नहीं होते हैं, इनको आगे पीएनएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेजर इज नोन एज, अरे यार ये देखो कितना इजी कर दिया। आप यहाँ से पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अरे क्या पूछा है क्या पूछा है, स्पेशली इस वाले में हो सकता है किसी को ज्यादा नॉलेज ना हो, इट्स ओके, बट ये कितना बेसिक चीज पूछी, ये देखो आप कितना बेसिक चीज पूछी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कर क्या रहे हो, वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, ये इस टाइप के ऑप्शन से वो डरा रहा है कि यार ये शायद बच्चों को नहीं पता हो, है ना, ये शायद बच्चों को नहीं पता हो, तो डरना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कैपिटल अकाउंट इज अ डेबिट बैलेंस, ओके। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट,
डिस्काउंट फिल्म कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश, हाँ ठीक है, ये तो सही है, बिल्कुल है। कैश बुक है तो वो सब कैश ही होंगे। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, ओके। रेंट आउटस्टैंडिंग है पर्सनल, यस, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी सेल्स टेबल, हाँ सही बात है। अगर कैश सेल्स हुई है तो वो सेल्स में नहीं है, सेल्स में सिर्फ जो हमारी क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो भाई कौन सा सही, यही सही नहीं होगा फिर। लगाओ इसको आगे बढ़ो, दिमाग ही नहीं लगाना है। या तो ये पता हो आपको डायरेक्ट, तो वही नहीं होता है। या तो आपको बाकी पता हो, तो मुझे यहाँ पे इन तीन में ज्यादा क्लैरिटी थी। ये क्वेश्चन अब आप देखोगे ना, कि मेरा गलत क्या है, मैंने इसमें क्या गलती कर दी। मेरे को ए और सी में डाउट था, आप देखो तो ये और ये तो मैंने काट दिए थे। मैं बचा इन दोनों में, तो टाइम प्रेशर ना, यहाँ पे टाइम प्रेशर बहुत बड़ा फैक्टर था। मैंने कुछ तो सिली मिस्टेक कर दी है। नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस दिस। हाँ मैंने साइन की गड़बड़ी कर दी थी इसमें, जल्दी जल्दी के चक्कर भी है। ये नहीं देखा था मैंने ढंग से, मेरे से हुआ था। इसका आंसर ये होगा। तो नहीं, मैंने यार क्या सोचा था उस समय पे, मेरे को सही से थोड़ा सोचना चाहिए था। और ये इजी क्वेश्चन था, मैंने इसलिए मिस्टेक कर दी प्रेशर के, टाइम प्रेशर के चक्कर में। देखो ऐसी ही चीजें हुई हैं लोगों से। देखो मैंने कुछ तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। हम्म, क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट लिखा मैंने, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो इसको लिखा नॉन एक्सपेंडिचर, तो मेरा एमपी माइनस। नहीं यार, मैंने कुछ तो कैलकुलेशन की थी, और मुझे लग रहा है लॉजिक ही गलत लगाया था मैंने, उसमें मेरी गलती है, लॉजिक ही गलत है, मैंने ही गलत लगा दिया था। ठीक है, होता है एग्जाम में। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि गलतियाँ ऐसे भी हो सकती हैं, कहीं में आपका लॉजिक भी हो सकता है, नॉलेज डेफिसिट हो सकता है, इट्स ओके। हम एस्पिरेंट, और हम हमें हमारे पास जो भी नॉलेज है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है हमको। हर चीज़ हमें नहीं पता हो सकती है, हर चीज़ हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जितना हो सके to best of your ability you have to do it. Which one of the following cost is generally not included in computing the cost of inventory? Okay, all cost of purchase, ठीक है, normal wastage of material and storage cost। अब ये क्वेश्चन मैं बताऊं कि मैंने कहीं टेस्ट सीरीज में को, और यूट्यूब पे मैं टेस्ट सीरीज में लेता नहीं, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही मैराथन लगा लेता हूँ, उसमें मुझे दिख गया था एक क्वेश्चन कि उसमें दो टाइप के कॉस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टोरेज ना, उसमें ऐसा ऑप्शन था। उसमें ये था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते हैं। और आप खुद सोचो ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जो ऑफिस वाली चीज़ है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली चीज़ होंगी, ये इसका बिजनेस से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। तो यही है इसका आंसर है। आगे चलते हैं। Which one of the following will be the adjustment to the journal entry if the rent received in advance is this? हाँ ये क्वेश्चन मेरे को सोचना पड़ा था, इसके लिए आपको ना अच्छे से जर्नल एंट्री आनी चाहिए। और मुझे वो सही से आती थी, तो मुझे इतना समझ में आया कि यार जो भी रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो आपको क्या लग रहा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा, वो एक लाइबिलिटी होगी। तो वो लाइबिलिटी होगी, तो आपको यहाँ दिख जाएगी इसमें आ जाएगा अपनी एंट्री क्या होगी अगर हम भरें तो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एंड जनरल एंट्री, तो ये हो जाएगी। इसकी एंट्री अपन पास करेंगे, जो अपना रेंट अकाउंट होगा वो अपना डेबिट होगा टू क्रेडिट में, अपन ने पहले आ गया है, तो क्रेडिट में जाएगा अपने पास रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो हाँ ये सही है ना, हाँ ये सही लिखा हूँ। तो ये एक ही ऑप्शन था। इसके लिए जर्नल एंट्री आपको नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है, और ये बेसिक जर्नल एंट्री आपको पता होनी चाहिए। तो ये था ओवरऑल, मैंने मैंने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और आपने देखा। और मैंने इसमें कुछ फिल्टर नहीं रखा है, वहां पे मैं क्या सोचा, मैंने क्या गलती करी, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चंस, कुछ ये क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं, आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि यार बिजनेस है। तो इस टाइप के जो भी आपके लॉजिक, अब जैसे ये क्वेश्चन मैं गलत करके आऊँ, मेरी ही गलती है इसमें, मेरे को कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है, क्या कर सकता हूँ। और प्रेशर भी था, तो गलती हो गई। और ये यूपीएससी यहाँ पे आपने देखा घुमाने की कोशिश करता है, इसी तरीके से चीजें होती हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं पता होते हैं फिर भी आप ट्राई करते हो, कुछ में आप एडुकेटेड गैस लेते हो,
जितना हो सके आप अपने नॉलेज को यूज करो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।